कैन वी गो अहेड? तो दोस्तों चलो, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। देखो, सिंपल सी प्रोसेस हमने समझ ली। प्रोस्पेक्टस इशू करना है, एप्लीकेशंस रिसीव करने हैं। एप्लीकेशंस रिसीव करते ही एप्लीकेशन के साथ आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। प्रैक्टिकली जो चाहे हो, थियोरेटिकली हमें इन कंसेप्ट को ऐसे ही समझना है। ठीक है, चलो सब लोग सेटल हो गए क्या? हाँ, तो एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आ जाने के बाद हम अलॉटमेंट के बारे में सोचेंगे, लेकिन अलॉटमेंट करते समय हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो इशू ऑफ शेयर्स है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ है या अंडर सब्सक्राइब हुआ है या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। फुल सब्सक्रिप्शन है तो किसी को ना बोलने की जरूरत ही नहीं है, जितने पैसे आए हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। तो जब एप्लीकेशन मनी मिलेगा तब एंट्री क्या करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एक टेम्पररी अकाउंट बनाया जाता है, जब तक आप अलॉटमेंट नहीं करते हो तब तक इस अकाउंट का उपयोग करना है। जो भी पैसा आया है आपके बैंक में वो टेम्पररी पीरियड के लिए आपको इस अकाउंट में रख देना है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? फिर उसके बाद मान लो हम चेक करते हैं और हमें पता चला कि जितने शेयर्स हमने इशू किए थे उतने ही एप्लीकेशंस आए हैं, तो किसी को ना बोलने की जरूरत नहीं है। लेट्स अलॉट देम ऑल द शेयर्स। बोलो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सही बोल रहा हूं मैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर चाहे कोई भी हो, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज सेम। इज इट राइट? 10 लाख रुपए, ये मान लो आपका एप्लीकेशन मनी 10,000 शेयर्स का, कितने रुपए से? 10,000 नहीं, 1 लाख शेयर्स का 10 रुपए का एप्लीकेशन कॉल है। मतलब आपने जब शेयर इशू किया तभी आपने एडवांस में बताया है कि हमारा शेयर 100 रुपए का रहेगा, जिसमें से एप्लीकेशन के वक्त कितने भरने हैं? 10 रुपए। ठीक है, या फिर मान लो हमारा शेयर 50 रुपए का रहेगा। एक मिनट, तो 20,000 शेयर हमने इशू करे। ठीक है, हाउ मेनी शेयर्स वी हैव इशूड? 20,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ये 50 रुपए का शेयर रखना है, 10 रुपए का रखना है, 20 रुपए का रखना है, ये हमारा कॉल है। एंड इशू प्राइस भी इसकी कितनी है? 50 रुपए ही रखी है हमने, कोई प्रीमियम वगैरह चार्ज नहीं किया है। ठीक है ना? प्रीमियम चार्ज करना है कि नहीं करना है वो कंपनी के ऊपर आधारित है, एंड लोगों ने भी उसको खरीदना चाहिए ना। तो जिसको कॉन्फिडेंस है, अब डीमार्ट ने 10 रुपए का शेयर 300 रुपए में इशू किया था, तो उनको कॉन्फिडेंस था पक्का 300 में लोग अप्लाई करेंगे। कुछ कुछ आईपीओ ऐसे भी है, जैसे कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस करके कंपनी है, देखो उन्होंने भी आईपीओ किया था, वो अंडर सब्सक्राइब हुआ था। मतलब लोगों ने फेथ नहीं दिखाया, और नाउ जिस वैल्यू पे उन्होंने शेयर्स बेचे थे ना, उससे कम वैल्यू पे अभी मार्केट में ट्रेड होता है वो। मतलब जिनको वो आईपीओ मिला सच में, वो खुद को भाग्यवान समझे या बैड लक समझे, वही उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उसने शेयर खरीद लिया 700 रुपए देके, बट लोगों ने फेथ नहीं दिखाया, तो 90% तक कुछ सब्सक्राइब हुआ था उसका। ठीक है, और बाद में शेयर प्राइस घटने लगी, अभी कुछ 550 या 600 पे ट्रेड हो रहा है। मतलब जिसने 700 में खरीदा कंपनी के पास से, उसका शेयर अभी 550 600 पे ही है। ठीक है ना? तो पॉइंट इज कितने में इशू करना है वो कंपनी का कॉल होता है।
अब कंपनी कैसे डिसाइड करती है प्रीमियम पे बेचू या प्रीमियम पे ना बेचू? तो कंपनी क्या करती है मोस्टली आईपीओ करने से पहले, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना है, ये हमेशा ऐसे आईपीओ में वगैरह इंटरेस्टेड लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स बोलते हैं जिनको, ब्रोकर्स। ये बड़े बड़े लोगों को कांटेक्ट किया जाता है, उनको अपने सारे रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं और बोला जाता है कि आप कितने में खरीदोगे अगर खरीदना चाहते हो तो शेयर्स। तो वो लोग एक रफ प्राइस बताते हैं। तो स्टार हेल्थ के केस में राकेश झुनझुनवाला जी ने शेयर्स खरीद के अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए थे पहले ही। तो उस फेथ में बहुत सारे लोगों ने, राकेश झुनझुनवाला जी ने किया मतलब ये कंपनी ऊपर जाएगी, ऐसा उस वक्त ट्रेंड था। बिग बुल बोलते हैं उनको, मर गए वो अभी हार्ट अटैक के कारण। एनीवे, तो दोस्तों उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए लोगों ने धड़ाधड़ आईपीओ को एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो मार्केट वैल्यू ज्यादा ही था। एनीवे, तो प्रॉब्लम इज दिस, सॉरी, कंपनी हाउ कंपनी डिसाइड्स, कंपनी ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी सुना है क्या? ग्रे मार्केट प्रीमियम करके कंसेप्ट आपको यूट्यूब पे दिखेगा, देखो, मतलब बाहर क्या चर्चा चल रही है शेयर के बारे में, ठीक है ना। तो वो ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब बाहर की प्राइस, इन्वेस्टर्स कितने में खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। इन्वेस्टर्स ने पूरी पढ़ाई की होती है इनके फाइनेंशियल्स की, और फिर उन्होंने एक प्राइस निकाला होता है दिमाग में, तो ज्यादा प्राइस है तो उस प्राइस पे इशू किया जाता है। आर यू गेटिंग दिस? तो कितने में इशू करना है वो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो 50 रुपए का शेयर है, 50 रुपए में इशू करना है, यानी यहाँ पे कोई प्रीमियम चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन पैसे इंस्टॉलमेंट में कैसे ले रहे हैं? एप्लीकेशन के वक्त मान लो 10 रुपए, एप्लीकेशन के वक्त मान लो 10 रुपए ले रहे हैं हम लोग, अलॉटमेंट के वक्त मान लो 20 रुपए ले रहे हैं हम लोग, एंड बचा कितना अभी? 20। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 का रहेगा। तो पहले कॉल पे कितने पैसे आएंगे? एग्जैक्ट एप्लीकेशन मिल गए तो 20,000 इंटू 10, तो 2 लाख रुपए आ गए। एप्लीकेशन के साथ कितने रुपए आ गए? 2 लाख। तो 2 लाख रुपए को हमने 20,000 शेयर्स के बदले 20,000 शेयर्स इशू कर दिए, तो हमने एंट्री क्या मारनी है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। देन नंबर 3, हम उसके बाद अलॉटमेंट का कॉल करेंगे। अब दोस्तों एक चीज यहां पे समझनी है, क्या इन लोगों ने, जिन्होंने ये 20,000 शेयर्स खरीदे हैं, इन लोगों ने एक प्रकार से कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है क्या? एप्लीकेशन फाइल किया मतलब क्या? एप्लीकेशन फाइल किया मतलब क्या? एक प्रकार से कंपनी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया कि अगर कंपनी कॉल करती है फ्यूचर में तो वो हम पे करेंगे। अरे बोलो ना, ऐसा उन्होंने लिख के दिया है। तो कंपनी जब कॉल करती है, याद रखना इस चीज को, whenever company makes next call on share, they consider that amount as a share capital। जैसे कि एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट, इसको अलॉटमेंट कॉल बोलते हैं। डेबिट, पैसा अभी तक आया नहीं है, बस हमने शेयर होल्डर्स को बोला कि आप लोग पैसे भरो करके, फिर भी पैसा नहीं आया है, फिर भी कंपनी इसको क्या करके दिखाती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देती है। कितना है अलॉटमेंट का कॉल? 20,000 शेयर होल्डर्स है, एंड कितने रुपए लेने हैं पर शेयर? 20 रुपए, यानी कितना आ जाता है? 4 लाख रुपए हम अलॉटमेंट के वक्त मांगेंगे। पैसा मिला है क्या? पैसा मिला है? नो, बट फिर भी हम लोग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, फिर भी हम लोग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। डू यू गेट इट? पैसा मिला नहीं है, फिर भी हम कैपिटल क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? जनरली हमारे प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में क्या होता था? पैसे इंट्रोड्यूस करने के बाद कैपिटल की एंट्री। आर यू गेटिंग इट? बट यहाँ पे एक फेथ होता है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में? शेयर होल्डर के बीच में एंड कंपनी के बीच में, कि वो पे करेगा। तो ये पैसा ड्यू हुआ है, ड्यू बेसिस पे हम लोग इसको कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है दोस्तों? तो मुझे आपको एक चीज बतानी है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हेनेवर यू मेक अ कॉल यू क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। याद रखना, बुक्स में कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी दिखाना शुरू कर, पैसा मिला नहीं है फिर भी लाइबिलिटी दिखा रहे हैं, आएगा ना पैसा, उसके लिए समय दिया है हमने। लेकिन कुछ नालायक होते हैं जो पैसे नहीं भरते हैं, उनके साथ क्या करना है वो आगे देखेंगे। उनके शेयर फॉरफिट करने हैं और उसको बाद में हम फिर से किसी तीसरे को इशू कर सकते हैं, री इशू बोलते हैं उसको। तो वो बाद में एक कहानी, अभी पैसा आएगा, नहीं आया तो हम ऐसा मानेंगे कि वही बंदा देगा, लेकिन उसको बार बार फॉलोअप करके अगर वो पैसे नहीं देता है तो बाद में वो शेयर्स क्या कर देता है?
कैंसिल कर देते हैं और उसके जो ऑलरेडी भरे हुए पैसे एप्लीकेशन के वक्त वो हम जब्त कर देते हैं। तो ये सब कैसे होने वाला है यही हमें सीखना है इसमें। ओके फाइन। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कुछ मोहलत देंगे हम लोग, 1 महीने की मोहलत दे दी मान, 1 महीने के बाद अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा, सभी शेयर होल्डर्स ने पैसा दे भी दिया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया? कितना पैसा आया? पूरा का पूरा 4 लाख। 4 लाख। आर यू ऑल गेटिंग दिस? हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना अभी। अब मुझे आप बताइए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहां पे डेबिट हुआ जब मैंने कॉल किया तब, एंड जब कॉल रिसीव हुआ तो क्रेडिट कितने से हुआ? 4 लाख से। डेबिट हुआ 4 लाख से, क्रेडिट हुआ 4 लाख से, मतलब इस अकाउंट में बैलेंस कितना रह गया? 0। और बैंक अकाउंट में पैसे आ गए 4 लाख, लेकिन रिस्पेक्टिव मतलब एसेट बढ़ गई 4 लाख से, और मैंने क्या कर दिया? इक्विटी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया 4 लाख रुपए से। तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाया और मैंने लायबिलिटी भी 4 लाख से बढ़ा दी, तो मेरा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। यानी व्हाट इज द शॉर्टकट एंट्री ऑफ दिस टू? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ओनली, मतलब कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री मार रहे हैं हम लोग। बस बीच में हम ये कॉल अकाउंट क्यों ला रहे हैं? क्योंकि दिस इज द प्रोसेस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। पहले कॉल करो, उसी वक्त कैपिटल को क्रेडिट करो, एंड वंस यू रिसीव द मनी, जो भी कॉल अकाउंट आपने डेबिट किया था उसको 0 कर दो। आर यू ऑल गेटिंग दिस? पहले सिचुएशन में हमने क्या किया? पहले सिचुएशन में हमने पहला पैसा लिया और हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं किया, बल्कि हमने कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर दिया? एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे आपने डायरेक्टली कैपिटल क्यों क्रेडिट नहीं किया? क्योंकि शेयर्स किसको देने हैं हमें अभी तक डिसाइड नहीं किया है। जिस दिन ये डिसाइड होगा तब हम लोग एप्लीकेशन का जो बैलेंस है वो कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। यानी व्हाट आई कॉल दिस अकाउंट्स इज, दीज आर पार्किंग अकाउंट्स। कौन से? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे ओपन होता है, बाद में यहां पे क्लोज हो जाता है। थोड़े समय के लिए अमाउंट उसमें पार्क कर दो, बाद में उसको 0 कर दो। अलॉटमेंट कॉल अकाउंट, पार्किंग अकाउंट, ओपन इट, क्लोज इट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये सारे जो कॉल अकाउंट्स हैं ये सारे के सारे पार्किंग अकाउंट्स हैं, ओपन होंगे क्लोज होंगे। यानी ये फाइनल अकाउंट्स में कभी नहीं दिखेंगे। फाइनल अकाउंट में फिर कौन सा दिखेगा सर? बैंक अकाउंट दिखेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिखेगा। यानी बैलेंस शीट में हमारे यही अकाउंट रहने वाले हैं और बाकी सारे अकाउंट ओपन होके क्लोज होने वाले हैं। तो ये ओपन होके जो क्लोज होने वाले अकाउंट है उसके ऊपर स्पेशल नजर डालनी है आपको, क्योंकि उनको क्लोज करने की जिम्मेदारी आपकी है। डू यू गेट इट? चलो जी आगे बढ़ू। फिर हम अगला कॉल ऐसे ही करेंगे। अगला कॉल की एंट्री क्या होगी बोलो? अगला कॉल कितने का होगा? 20,000 शेयर इंटू 20 रुपए, अगेन 4 लाख रुपए। क्या बोलो इसको? पहले कॉल करना है, पैसा मिला नहीं, कॉल करने के बाद पैसा मिलेगा। तो कॉल करना है तो कौन सा अकाउंट यूज करूंगा मैं? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हाउ मच? 20,000 शेयर इंटू 20 रुपए, 4 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या आपको पैसा मिला फिर भी आपने कैपिटल दिखा दिया? यानी ये आने वाला है और ये हमारी लायबिलिटी है। अब आने वाला पैसा ड्यू डेट में आ गया, मान लो सभी लोगों ने कॉल अच्छे से पे कर दिया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? अब सर ये कौन सी सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे थे? 20,000 शेयर है, 20,000 एप्लीकेशन है, लेकिन मान लो अगर एप्लीकेशन 18,000 ही आए तो बराबर 90% ऑफ 20,000, 18,000 एप्लीकेशन आए तो 18,000 इंटू जो जो अमाउंट है वो निकाली जाएगी। एप्लीकेशन मनी कितने का है? 10 रुपए का। तो जब एप्लीकेशन आया तो कितने रुपए आएंगे यहाँ पे? 1.80 lakhs, 1.80 lakhs। ये अमाउंट कितना होगा अलॉटमेंट कॉल का? 18,000 शेयर ही अलॉट करोगे ना आप लोग, तो 18,000 शेयर इंटू अलॉटमेंट कॉल कितने का है? 20 का, तो 3,60,000। ये 4 लाख के बदले अमाउंट कितना आएगा?
3,60,000, 3,60,000। एग्री? बोलो ना रे दोस्तों। फिर उसके बाद फाइनल कॉल का भी पैसा 3,60,000, 3,60,000, यानी आपका इक्विटी कैपिटल क्रेडिट कितने से होगा? एप्लीकेशन वाले एंट्री में 1,80,000 से, अलॉटमेंट कॉल के एंट्री में 1,80,000 से, एंड फाइनल कॉल के एंट्री में 3,60,000 से, एंड फाइनल कॉल के एंट्री में 3,60,000। चलो ऐड करो, 3,60,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,80,000, कितना? 9 लाख से क्रेडिट होगा। हाउ मेनी शेयर्स यू हैव इशूड? 18,000। कितने रुपए का है एक शेयर? 50 रुपए का, तो 9 लाख हुए क्या? अरे समझ में आ रही है क्या बात? यानी आप लोग अपने बुक्स में शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट करते हो? हमेशा फेस वैल्यू से, याद रखना। और जितने शेयर इशू करते हो उतना ही कैपिटल दिख जाता है। एंड और एक चीज यहां पे ध्यान में क्या रखनी है, whenever you make a call you credit share capital account. When you receive the money you don't credit share capital account. When you make a call you credit share capital account. बस एक ही एक्सेप्शन है इसको, कौन सा? एप्लीकेशन के तारीख का। क्योंकि एप्लीकेशन में सिचुएशन उल्टा है, पहले पैसे आएंगे बाद में शेयर्स इशू करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो जाने के बाद हम कॉल करेंगे फिर पैसे आएंगे, हम कॉल करेंगे फिर पैसे आएंगे, हम कॉल करेंगे फिर पैसे आएंगे। और इसका इंपैक्ट हमारे बैलेंस शीट पे कैसा होता जा रहा है वो भी हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। ये सब बताने का रीजन क्या है मैं समझाता हूं। आगे जाके मुझे फॉरफीचर के एंट्रीज मारने में दिक्कतें नहीं आती है अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग इस लेवल का है तो। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि मान लो ये सभी शेयर होल्डर ने पहला कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, ये लास्ट वाली एंट्री होगी नहीं। ये सभी शेयर होल्डर ने पहला कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो मेरे अकाउंट्स क्या पोजीशन दिखा रहे हैं? मेरे अकाउंट्स कुछ इस प्रकार से पोजीशन दिखा रहे होंगे। हमारे बैंक में कितना पैसा जमा हुआ होगा? एप्लीकेशन का 2 लाख, 20,000 शेयर्स के एंगल से बोल रहा हूं, 20,000 शेयर्स अप्लाइड के एंगल से बोल रहा हूं। तो एप्लीकेशन का 2 लाख आया होगा एंड अलॉटमेंट का 4 लाख आया होगा, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे आए ही नहीं। आर यू गेटिंग इट? कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट किया होगा मैंने? एप्लीकेशन के वक्त 2 लाख से, अलॉटमेंट के वक्त 4 लाख से, एंड फाइनल कॉल किया है क्या आपने? यस। तो फाइनल कॉल के वक्त मैंने 4 लाख से क्रेडिट किया, तो 4 + 4 8 + 2 10 लाख से मैंने मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया होगा। लेकिन पैसे कितने आए? 6 लाख। 4 लाख अभी तक आए नहीं है, तो क्या ये बैलेंस शीट टैली होगी? नहीं। देयर इज वन मोर अकाउंट विच इज ओपन नाउ। कौन सा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? डेबिट बैलेंस। तो ये यहाँ पे एसेट साइड में दिखेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना? 4 लाख। ये अगर आया ही नहीं पैसा, अभी तो आप इसको एसेट दिखा रहे हो, लेकिन अगर ये पैसा आया ही नहीं तो इसको नोटिस करेंगे, नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजने के बाद भी नहीं आता है तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे? फॉरफिट कर देंगे, और इसके पास से जितने पैसे आए थे वो जब्त हो जाएंगे, इसको वापस कुछ नहीं देना है। इस शेयर होल्डर के एप्लीकेशन मनी तो आया ही है ना हमारे पास, अलॉटमेंट का भी आया है, तो इस शेयर होल्डर का ऑलरेडी 50 में से कितना आ चुका है हमारे पास? 30 रुपए आ चुके हैं, तो 20 रुपए ही नहीं आए हैं। तो जो लोग पैसे नहीं पे करेंगे उनके हम जो 30 रुपए आए हैं वो जब्त कर देंगे, वो वापस नहीं देंगे, या देना है वापस। इतने भी अच्छे मत बनो, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। फॉरफीचर की बात बाद में करते हैं, पहले इशू ऑफ शेयर सीख लेते हैं। बट इशू ऑफ शेयर्स आपके बैलेंस शीट को कैसे बदलता जा रहा है वो भी डिस्कस करना उतना ही जरूरी है। ये सारी बातें मैंने कौन से केस में कराई? अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने शेयर्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है उतने ही इशू करने। फुल सब्सक्रिप्शन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, 20,000 इशू किए थे और मान लो एप्लीकेशन आए 50,000 शेयर्स के लिए, तो पैसा मिलेगा कितना? 50,000 इंटू 10। अरे बोलो ना बच्चों, 50,000 इंटू 10, बोलो 10 रुपए ना, तो 5 लाख रुपए आएंगे। आर यू गेटिंग इट? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या एंट्री होगी? 5 लाख, 5 लाख। चलो अलॉटमेंट कर देते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
5 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख कर सकते हैं। कैन आई अलॉट ऑल दी 50,000 शेयर्स? नो, इट इज नॉट परमिटेड इन योर एक्ट। हाउ कैन यू इशू, सॉरी, हाउ कैन यू अलॉट मोर देन व्हाट यू हैव इशूड? तो जितने शेयर, नहीं सर अभी आए तो पैसे रखते ना, कैपिटल बढ़ जाएगा, निकाल के खर्च कर देते। कंपनीज एक्ट अलाउ ही नहीं करता है। जितने शेयर्स इशूड है उतने ही आपको अलॉट करने। तो मैं यहाँ पे अलॉट कितने कर सकता हूँ? 20,000 शेयर्स। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ। 20,000 इंटू 10 कितना आएगा? 2 लाख रुपए। आर यू गेटिंग दिस? एंड बचे हुए पैसे टू क्या लिखू? सॉरी यहाँ पे नहीं, अलॉटमेंट की एंट्री यहाँ पे करनी है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये 5 लाख यहाँ पे आएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख ही करूंगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना कैपिटल दिखाऊंगा? 2 लाख। 20,000 शेयर अलॉट कर दिए। एंड बचा हुआ पैसा टू बैंक, अगर रिफंड करना है तो टू बैंक। आर यू ऑल गेटिंग दिस? मोस्टली कंपनियां रिफंड करती है, लेकिन इन सभी शेयर होल्डर के पास से अब रिफंड कब करती है जरा समझ लो। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर मान लो 3 लोगों ने एप्लीकेशन किया है, ए बी सी, टोटल कितने एप्लीकेशंस आए हैं? 50,000। आर यू ऑल गेटिंग दिस? सी ने उसमें से 30,000 एप्लीकेशन किए हैं, ए ने 10,000, बी ने 10,000 एप्लीकेशन किए। अब आप रिजेक्ट किसका पैसा करोगे? ये शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स। अब 50,000 एप्लीकेशन आए हैं, लेकिन शेयर्स इशू कितने करने हैं? 20,000। किसको दोगे शेयर्स? ए एंड बी को दोगे, क्यों सी पसंद नहीं है? क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? ए को 10 दे सकता हूं, बी को 10 दे सकता हूं, सी को 0। कितने कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे? कैन यू इमेजिन? ए को 1000 शेयर दे सकता हूं, बी को 1000, सी को 18,000, ए को 2,000, बी को 2,000। यू आर गेटिंग इट राइट? सो इट इज अप टू कंपनी क्या करना है। तो कंपनी सीधा साधा, जैसे आपने दिमाग लगाया, कंपनी सीधा साधा क्या सोचेगी? एक तो पूरे के पूरे शेयर सी को दे देता है, ठीक है? नहीं तो बेस्ट वे काम करता है, ए को 10 देता है, बी को 10 देते हैं और सी को रिफंड कर देते हैं। अगर सी को एक भी शेयर अलॉट नहीं किया तो पैसा कंपलसरी आपको रिफंड ही करना पड़ेगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जिस प्रपोर्शन में उन्होंने एप्लीकेशन किया है उसी प्रपोर्शन में हम उनको शेयर्स दे देते हैं। जैसे कि 20,000 शेयर्स हम 1:1:3 में देंगे, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, यानी ए को कितने देंगे? 4,000, बी को कितने देंगे? 4,000, सी को कितने देंगे? 12,000। इसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट, यानी प्रपोर्शन पे। सिंपल है, मतलब जिस 50,000 शेयर्स एप्लीकेशन आ गए 20,000 शेयर्स के लिए, यानी 20,000 शेयर के लिए आ गए एप्लीकेशन कितने? 50,000। तो 50,000 शेयर्स के बदले मुझे 20,000 ही देने हैं, तो जिस बंदे ने 10,000 के लिए एप्लीकेशन किया है उसको कितने देने पड़ेंगे? 20,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000। इसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। 4,000 शेयर्स इसको दे देने हैं। आर यू गेटिंग इट? यानी जिन्होंने 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन किया, अरे 50 का एप्लीकेशन जिन्होंने किया उनको 20 देने हैं ना टोटल में, तो जिन्होंने 10 का एप्लीकेशन किया उनको कितने देने हैं? 4,000। मतलब इनडायरेक्टली आप ये 20,000 शेयर्स एप्लीकेशंस के रेशियो में दे रहे हो, यानी सभी को शेयर्स मिलेंगे, किसी पे अन्याय नहीं होगा। लेकिन अब इसमें एक बात समझ लो, इंस्टीट्यूट प्रो रेटा अलॉटमेंट मोस्टली क्यों यूज करता है? क्योंकि क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगर मान लो हमने डिसाइड किया कि सी को शेयर्स नहीं देने, तो सी का पैसा हमें क्या करना पड़ेगा? वापस ही करना पड़ेगा। बट अगर, अब मुझे बताओ, ए ने कितने शेयर्स का एप्लीकेशन किया? 10,000, और एप्लीकेशन के वक्त उसने कितना पैसा पे किया 10 रुपए के हिसाब से? 1 लाख। बोलो हाँ या ना? और इसको अब देने कितने हैं शेयर्स? 4,000, यानी इसका पैसा एप्लीकेशन के वक्त आना कितना चाहिए था?
40,000, यानी इसके पास से एक्स्ट्रा कितने आए? 60,000। अब ये 60,000 वापस दूं या अपने कंपनी में ही रखूं? वापस देना पड़ेगा, टेक्निकली वापस देना पड़ेगा। लेकिन बेटा आप मुझे बताओ, ए से अभी अगला कॉल भी करना है कि नहीं? अगला कॉल कितने रुपए का करना है? ए को कितने शेयर दिए हमने? 4,000। और अगला कॉल कितने का है? 20 का। यानी आने कितने चाहिए? 80,000 आने चाहिए। अभी आप उसको 60 वापस दोगे, बाद में फिर से 80 उससे मांगोगे, फिर उसी 60 में से वो और 20,000 ऐड करके 80,000 देगा। इससे अच्छा है कि अपने पास ही रखो ना, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद इमीडिएटली हम लोग क्या करते हैं? अलॉटमेंट कॉल कर देते हैं। तो कैन वी एडजस्ट दिस एक्सेस मनी ऑफ ए अगेंस्ट हीज लाइबिलिटी इन फ्यूचर? यस। तो ये होना कब पॉसिबल है, यानी एडजस्टमेंट हम कब कर सकेंगे? अगर हम पार्शियल अलॉटमेंट करते हैं तो। बट रियल लाइफ में ये नहीं होता है। रियल लाइफ में एक तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। एंड रियल लाइफ में कॉल्स में पैसे मांगे ही नहीं जाते। तो रियल लाइफ का जाने दो, यहां पे अगर प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ तो ही एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस आया है वो रिफंड देना है या एडजस्ट करना है, ये क्वेश्चन के ऊपर आधारित है। क्वेश्चन में जो बोलेंगे वो करेंगे, एंड क्वेश्चन साइलेंट है तो वापस दे देंगे। दिमाग को परेशान नहीं करना है, बाद में फिर से मांगेंगे, देगा वो। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बट अगर बोला है कि एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करो, तो एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या? ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी कौन से केस में पॉसिबल है? एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ज्यादा पैसा अपने पास आना चाहिए, एंड उस ज्यादा पैसे का क्या करना है? रिफंड करना है या कंपनी में ही रख के अगले कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट करना है? वो डिपेंड करता है आप कौन से प्रकार का अलॉटमेंट कर रहे हो। स्ट्रेट आप सी को ना बोल रहे हो तो सी का एक्सेस पैसा जो आया है कितने शेयर्स का? 30,000 शेयर्स का 10 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए, वो आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? लौटाना ही पड़ेगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस? बट अगर प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ तो, प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ तो जितना भी एप्लीकेशन का है वो एप्लीकेशन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, एंड जितना एक्सेस पैसा आया है वो हम लोग एक तो वापस दे सकते हैं, नहीं तो एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट के आगे। तो यही हमें सीखना है अगले क्वेश्चंस में, ठीक है ना? तो चलो, आई होप आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आया, क्योंकि इसमें रिफंड के वक्त जरा दिमाग लगाना पड़ता है। और एक बार आपने रिफंड किया या फिर एडजस्ट किया तो उसके बाद आगे का काम आसान, कॉल करो, कॉल रिसीव करो, कॉल करो, कॉल रिसीव करो। दिस इज वेरी इजी चैप्टर। एंड बाद में अगर मान लो कॉल किया और उसने नहीं पे किया तो फॉरफिट कर देंगे उसके शेयर्स। अब फॉरफिट किए हुए शेयर्स हमारे पास ही रखेंगे या फिर से किसी को इशू कर देंगे? किसी अच्छे व्यक्ति को देख के इशू कर देंगे, उससे भी पैसा मिलेगा हमें। शेयर अनइशूड थोड़ी रखेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स हम लोग फिर से री इशू करेंगे, किसी दूसरे को पकड़ लेंगे। आर यू ऑल गेटिंग दिस? इट इज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, आराम से पढ़ना, ठीक है ना? एंड क्वेश्चन भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना? चलो, शैल वी स्टार्ट? ओवर सब्सक्रिप्शन इज द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक बाय अ कंपनी, ठीक है ना? तो जितने शेयर्स ऑफर किए हैं पब्लिक को, उससे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, called as oversubscription. When the shares are oversubscribed, the company cannot satisfy all the applicants. It means that the decision to be made on how the shares are going to be allotted. पहला ऑप्शन है कंपनी के पास, पहला दूसरा सेम ही है, ये दोनों के दोनों सेम ही है। In both these cases, allotment will be done as per the information provided in the question. यानी एक तो ए को ना बोला जा सकता है, बी को ना बोल, मतलब आपको बताया जाएगा कि किसको शेयर्स नहीं देने हैं। नहीं तो बेस्ट वे क्वेश्चन में बताया जाएगा कि प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट करो। प्रो रेटा बेसिस मतलब क्या? प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। यहां पे करना क्या है? सिंपल है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने आए हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने आए हैं और कितने इशूड थे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने थे, ये दो नंबर्स एक दूसरे के सामने रखना है। हमारे एग्जांपल में कितने एप्लीकेशन आए थे? 50,000। या फिर मान लो, थोड़ा एग्जांपल बदलता हूं आसान करने के लिए, हमने टोटल शेयर्स कितने इशू किए हैं?
20,000 और मान लो एप्लीकेशन आए 40,000, यानी एग्जैक्टली डबल एप्लीकेशन है और हमें इशू कितने करने हैं, उसके आधे। तो जिसने 2 शेयर अप्लाई किए हैं उसको कितना शेयर देंगे, आधा देंगे, 1 देंगे। जिसने 4 शेयर अप्लाई किए उसको कितना देंगे, 2। जिसने 10 अप्लाई किया है उसको 5 देंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो 40,000 एप्लीकेशन के लिए कितने इशू हो जाएंगे, बराबर हाफ, 20,000। यानी मैंने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड कर दिया। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना परसेंट आया, 50%, 0.50 आएगा। 0.50 यानी 50%। यानी सिंपल है, जितने का एप्लीकेशन करोगे उसका 50% आपको शेयर्स दूंगा। जितने का एप्लीकेशन करोगे उसका 50% आपको शेयर्स दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो, आई होप आपको समझ में आ रहा है। Under this, number of shares to be allotted is equal to shares applied into shares offered divided by total application। मैं बोलता हूँ फॉर्मूला याद मत रखो, सिंपल है कंसेप्ट। देखो कितने शेयर इशू किए आपके क्वेश्चन में बताया जाएगा क्या, एंड कितने एप्लीकेशन आएंगे वो भी बताया जाएगा। दोनों को सामने रखो ना। 40,000 एप्लीकेशन आए हैं, देने कितने इसको, 20,000। तो 40,000 के बदले 20,000 देने। अब मिस्टर ए ने कितने एप्लीकेशन किए हैं, मान लो 10,000, तो उसको देने कितने, 5,000 शेयर्स। आपको आंसर यूं मिल जाएगा, फॉर्मूला वगैरह रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया, अब देखो मिस्टर ए ने एप्लीकेशन मनी दिया कितने शेयर्स के लिए, 10,000, और उसको आपने दिए कितने शेयर्स, 5,000। तो उसके 5,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया ना मेरे पास, उसका क्या, एक तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और आप नहीं तो आप उसको सरप्लस रिफंड कर सकते हो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स आफ्टर एडजस्टिंग इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल। तो आपको वो पैसे मांगने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो मिस्टर ए से अब 10,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए, 10 रुपए के हिसाब से उसने दिया कितना, 1 लाख, लेकिन उसको हमने शेयर्स दिए कितने, 5,000। 10 रुपए के हिसाब से उसके पास से लेने कितने थे, 50,000। तो इसका एक्स्ट्रा पैसा कितना आया, 50,000। अब अलॉटमेंट के वक्त एक ए से कितने रुपए लेने हैं, 5,000 शेयर्स के 20 रुपए के हिसाब से, बोलो ना, 1 लाख रुपए लेने हैं। इज दिस राइट? बट अभी अपने पास एक्सेस कितने उसके, 50। तो बचे हुए 50 उसके पास से मांगने पड़ेंगे क्या, यस। अगर मान लो उसका एक्सेस पैसा मेरे पास होता 1,20,000 और 1 लाख अलॉटमेंट पे रिसीव करना है, तो ऊपर उसका 20,000 रुपए और रह रहे हैं मेरे पास। ये 20,000 का क्या करना है, कंपलसरी रिफंड करना है। यू कैनॉट एडजस्ट दिस अगेंस्ट फर्स्ट कॉल, बिकॉज फर्स्ट कॉल आपका आगे है बहुत। अलॉटमेंट का कॉल कैसे कब करते हैं हम लोग, जैसे ही शेयर दे दिए वैसे ही कर देते, तो वहां पे एडजस्टमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट करने के बाद भी एक्सेस पैसा बच रहा है, तो दैट यू हैव टू रिफंड। इज इट क्लियर टू यू? फाइन। तो उसका ही प्रो रेटा अलॉटमेंट का एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। हमने शेयर्स ऑफर्ड किए हैं 10,000, अप्लाइड है 12,000। तो सिंपल है, मिस्टर आगे बोला है एप्लीकेशन इज डन बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए ने 4,000 शेयर का एप्लीकेशन दिया है, बी ने 5 का, सी ने 3 का। तो दोस्तों सिंपल है, 10,000 शेयर्स देने हैं किसके बदले, 12,000 एप्लीकेशन के बदले। ए ने कितने का एप्लीकेशन किया है, 4,000 का, तो उसको कितने दूं, 4,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 12,000। 4,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 12,000, 3,333 शेयर्स दे दो। आर यू ऑल गेटिंग दिस? बी को कितने दूंगा, 4,167, एंड सी को 2,500। ऐसे कुल मिला के कितने अलॉटमेंट होंगे, 10,000 शेयर्स अलॉट होंगे। क्या आपको ओवर सब्सक्रिप्शन की केस समझ में आई? तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, जरा बताइए फटाफट। एक तो पहली चीज, ओवर सब्सक्रिप्शन में किसको शेयर्स देने हैं नहीं देने हैं, वो पूरा कॉल किसके ऊपर आधारित है, कंपनी के ऊपर। बट अगर आपका क्वेश्चन प्रो रेटा मेथड बोलने के लिए, यूज करने के लिए बोलता है, तो प्रो रेटा मेथड में हमें करना क्या है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करना है। मतलब क्या सर, मतलब अगर आपने 50,000 शेयर इशू किए हैं और 1 लाख एप्लीकेशन
आए हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे 50% एप्लीकेशंस रिजेक्ट करने, टोटल एप्लीकेशन में से सिर्फ 50 ही इशू करने, मतलब 50 रिजेक्ट करने, यानी 50% एप्लीकेशन मुझे रिजेक्ट करने। तो हर एक शेयर होल्डर को पकड़ेंगे, हर एक शेयर होल्डर ने जितना भी एप्लीकेशन किया है उसमें से 50% रिजेक्ट करूंगा, 50% दूंगा उसको। ये रियल लाइफ में नहीं होता है, नहीं तो मुझे सभी आईपीओ मिलते। मैंने जितनी क्वांटिटी अप्लाई की है उससे कम अमाउंट, कम क्वांटिटी के मिलते, लेकिन शेयर्स तो मिलते ना, पक्का मिलेगा। इस प्रो रेटा मेथड में सबको मिलेगा शेयर्स, बराबर है ना सर। किसी ने एक शेयर के लिए एप्लीकेशन किया है तो आधा शेयर देंगे, नहीं वो होगा नहीं। कोई एक शेयर को अप्लाई नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि बंडल्स में शेयर बेचे जाते हैं, मिनिमम लॉट होता है उसका। ये आगे जाके टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना है इसलिए मिनिमम लॉट रखते हैं, मोस्टली 30 शेयर का होता है। अभी आप आईपीओ देखोगे ना तो मिनिमम 30 शेयर के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है, नहीं तो एक के लिए परमिशन दिया होता तो डीमार्ट का एक 400 रुपए भर के आप भी खरीद सकते थे, 300 रुपए भर के। एक शेयर के लिए एप्लीकेशन करने का परमिशन होता तो 300 रुपए जिसके पास है वो भी एप्लीकेशन कर सकता। हाँ, लेकिन डीमार्ट का एप्लीकेशन करना है तो आपको 30 शेयर कंपलसरी लेने थे, तो 300 इंटू 30 कितना हुआ? 9,000। 9,000 रुपए कंपलसरी भरने थे वहां पे। आई थिंक उनका 50 का लॉट था, 15,000 रुपए लेते हैं मोस्टली। मतलब आईपीओ को अप्लाई करना है तो 15,000 आप लोग रख सकते हो अपने पास बैंक अकाउंट में। 15,000 रखो, 25 दिन में पैसा डबल करो और निकलो वहां से। 15,000 मान लो प्रॉफिट हुआ तो मुझे भी पार्टी दे दो। अभी आप अगर देखते हो ना डीमैट अकाउंट पे, तो देर आर मेनी आईपीओज, जिसमें से फेमस अगर मैं बताऊं जो आ सकता है अगले कुछ दिनों में। नहीं, अभी तो कोई फेमस नहीं है। नहीं, बट अभी दो तीन है देखो, 25 रुपए 40 रुपए में शेयर्स बेच रहे हैं। नाउ इट इज एवरी आईपीओ इज बिकमिंग सक्सेसफुल। लोगों को पागलपन हुआ है। मैं नहीं करता सबके लिए एप्लीकेशन। मैंने टाटा टेक्नोलॉजीज का किया था, पता है ना, मिला भी था और बेचा और नीचे गया शेयर। जोमेटो का तो इतना जबरदस्त एग्जाम्पल है, मैंने बताया कि आपको 70 रुपए में आईपीओ मिला था मुझे, ठीक है। और क्लास में ही बैठा हुआ था, पता था जोमेटो खराब कंपनी है क्योंकि हेवी लॉसेस थे पी&एल में। लेकिन जोमेटो जोमेटो सब टीवी पे वगैरह ऐड था ना, तो मुझे पता था कि इसकी इनिशियल हाइक होगी। तो लकीली मुझे मिल भी गया आईपीओ, ठीक है। और ये शेयर गया 146 पे, मतलब 70 से अगले दिन 90 पे गया, 110 हुआ, 120 हुआ। एक दिन क्लास में बैठा हुआ था, लेक्चर ले रहा था, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने दी और ओपन किया जस्ट, और देखा 146 पे गया है। क्या मन में आया कौन जाने, मैंने बेच दिया वहीं पे, सेल कर दिया। एंड वहां से वो शेयर 70 पे वापस आया था। एकदम टॉप पे भेजा है मैंने। और अभी वो शेयर ट्रेड कर रहा है जोमेटो का 146 के दरमियान। अभी जोमेटो का प्राइस देखोगे तो 145 146 है समथिंग। अभी वो मेरे लेवल पे आया है। नाउ मार्केट इज ऑल टाइम हाई, और गिरेगा ये। मतलब ये अंदाजा भी होना चाहिए। कुछ लोगों ने 146 में खरीदा, वो बेचारे अभी तक लूटे हुए हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज भी मैंने टाइम पे बेचा। सही वक्त पे कट लेना बहुत जरूरी होता है। वो टाटा टेक्नोलॉजीज का बेचने का रीजन क्या था पता है? यूट्यूब पे लाइव लॉन्च किया था उन्होंने, मतलब बीएसई पे लिस्टिंग होने वाला है तो टाटा टेक्नोलॉजीज का सीईओ वगैरह ऐसे मस्त घंटा बिंटा लगाई थी एक बड़ी वाली, ऐसा ठन कन करके आवाज निकाला उन्होंने उसमें से। और मार्केट वाले दिन उन्होंने ऐसा यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग किया, सब लोग यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग देख के खरीद रहे खरीद रहे खरीद रहे। टाटा टेक्नोलॉजीज 1200 रुपए, मैंने खरीदा कितने में? 500 रुपए में।
1200 से उसकी शुरुआत हुई मार्केट में, 1400 पे गया, 1400 पे गया, 500 का शेयर 1400। वो सब चल रहा है यहाँ पे, इनका ओपनिंग स्पीच वगैरह, सीईओ की स्पीच वगैरह। मुझे लगा ये बहुत बड़ा हाइप किया जा रहा है इसका, स्टार्ट अच्छा हो, इसलिए मैंने फटक से बेच दिया। ज्यादा हाइप होने लगी, चुपचाप कट लेने का। ठीक है, अब 1100 पे ट्रेड हो रहा है, अभी भी कुछ कम नहीं है। जिन्होंने ओरिजिनली 500 में खरीदा था वो प्रॉफिट में ही है, बट वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला था वो तो गवा दिया ना। एनीवे, नसीब का भी खेल है ये, पूरा गैम्बलिंग है। देखो कुछ भी नहीं, मतलब नो बडी कैन प्रिडिक्ट मार्केट। मैं यहाँ से जो आवाज आती है उसको सुनता हूँ। यस बैंक के लिए यहाँ से आवाज आई थी कि रखो, अभी तक भुगत रहा हूँ। बहुत नीचे नीचे जा रहा था, मैंने 300 में खरीदा था शेयर, 25 रुपए पे अभी है, 8 रुपए पे भी देखा है मैंने उसको। और उसकी बहुत क्वांटिटी आ गई है मेरे पास अभी, एवरेज करने के चक्कर में। नीचे गया और खरीदो, नीचे गया और खरीदो, नीचे गया और खरीदो, खरीद खरीद के उसकी रेट अभी मैंने लाया है लगभग 42 रुपीज पे उसका रेट। लेकिन 1 रुपए से एक बार शेयर बढ़ा तो मेरा प्रॉफिट 7,000 रुपए से बढ़ जाता है, याद रख। 7,000 शेयर आई एम होल्डिंग। ठीक है, तो 7,000 इंटू, अभी मेरा 42 एवरेज है, -25 इंटू 7,000, 1,19,000 मेरे डूबे हुए उसमें। ठीक है, लॉस नहीं बोलूंगा मैं, बेचा नहीं है मैंने अभी तक। बट इमेजिन अगर ये शेयर बढ़ जाता है बाद में, 100 रुपए हो जाता है, तो 58 रुपीज का प्रॉफिट होगा मेरे को। 7,000 शेयर, 4,06,000 रुपए हो जाएंगे फिर उसके प्रॉफिट वाले। यू नेवर नो, फ्यूचर इज अनसर्टेन। एंड अगर 2,000 रुपए में गया तो वो हो जाएंगे 1,38,25,000। एंड अगर 5,000 में गया तो क्या बता यार, एमआरएफ के बारे में ऐसा ही सोचा होगा ना लोगों ने। नहीं, बट एमआरएफ अलग केस था। एमआरएफ इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, कितने सालों से वो टायर बना रहे हैं। एंड अकेला था पहले, इंडियन कंपनी। एमआरएफ हमें क्या लगता था वो सचिन की बैट बनाता है। टायर बनाने, मद्रास रबर फैक्ट्री, एमआरएफ मतलब क्या नाम है कंपनी का? मद्रास रबर फैक्ट्री, टायर बनाने की कंपनी है मद्रास में। पूरे, हम जब से गाड़ियां यूज करते तब से वो टायर बनाते हैं। रॉयल एनफील्ड, बुलेट खरीदने से अच्छा है शेयर खरीद लेते लोगों ने तो करोड़ों करोड़पति होते। मल्टीबैगर भी है बहुत सारे। मैंने एक शेयर 119 रुपीज में खरीदा है, आज वो ट्रेड होता है 1032 पे। रिलायंस नहीं है, केईपीएल करके। अब उसका बोनस इशू भी हुआ है लेटेस्ट। ठीक है, बोनस इशू में मुझे एक शेयर के बदले 3 शेयर मिले। ये अच्छा शेयर है, ऐसे भी है पोर्टफोलियो में। ठीक है, कुछ कुछ लूटे हुए हैं, कुछ कुछ ने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिया है। जान दो, मैं ऐसे ही मजाक मजे मजे के लिए इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। और मेरे ये पूरा पैसा शेयर मार्केट में जो लगाया हुआ है वो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा ही पैसा मैंने वहां पे लगा के रखा है। ठीक है, ये सब कब मुमकिन है? थोड़े सालों के बाद, अभी नहीं। अभी आप घर वालों का पैसा ये सब सुन के मत लगाना, नहीं तो आईपीओ के पैसे 10 दिन में डबल के चक्कर में आधे ना हो। और घर वालों की गालियां मिलेगी वो अलग से। ठीक है, बट अगर हो सके तो डिमैट अकाउंट जरूर ओपन करना, इन चीजों में इंटरेस्टेड रहो। पैसा किसको नहीं चाहिए, बैठे बैठे मिलता है तो क्या प्रॉब्लम है। थोड़ी सी बचत करनी है, फालतू के खर्चे बंद करो। ठीक है, फालतू के खर्चे बंद करो और एक आध दूसरा शेयर खरीदो, क्या फर्क पड़ता है। गए तो गए, 10-20 से शुरू करो ना, क्या प्रॉब्लम है। डिमैट अकाउंट तो खोल सकते हो, 400 रुपए होता है एनुअल। इमेजिन करो एक आईपीओ लगा 15,000 रुपए डाल के, पैसे डबल हो गए तो निकल जाएंगे वो पैसे। डबल रहने दो, थोड़ा फेमस आईपीओ के लिए एप्लीकेशन करो। एंड होता है रे, अभी यस बैंक अपॉर्चुनिटी आपको, पता नहीं, खरीदो मत। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी शेयर, यस बैंक तो बिल्कुल मत खरीदना। ठीक है, उसको बचाने का प्रयास चल रहा है, वो पैसे वैसे भी डूबे हैं, 5,000 नहीं जाएगा वो, मजाक कर रहा हूं मैं।
ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग हो गई। ठीक है, वो पैसे मेरे वैसे भी गए हैं। अब उसने मुझे ठुकराया ना, तो मैं उसको बेचूंगा नहीं, मैं उसको जिंदगी भर पालूंगा। एक तो वो मुझे अमीर करेगा, नहीं तो गरीब तो उसने बना ही दिया है। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया एक्चुअली, शेयर मार्केट, एंड करना चाहिए। ठीक है, लिमिट में। उसमें एक ऑप्शन होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, वो कभी मत करना, मैं सजेस्ट करता हूं, वो कभी मत करना। उसमें लोगों ने सब बेचा है। होल्डिंग करो चलेगा, यस बैंक आज मेरा खराब परफॉर्म कर रहा है, बट चलो एटलीस्ट 8 रुपए से उठ के 25 पे तो आया, मतलब इनडायरेक्टली पिछले 1 सालों में, 1 1.5 सालों में वो डबल हुआ है। उसकी औकात बहुत ज्यादा है। बेटा 1,000 पे ट्रेड होता था कभी कभार, उसको बोनस इशू करके घटा घटा के वहां पे लाया था। एस बैंक वॉज वेरी फेमस शेयर। ठीक है, और उनका बिजनेस भी तगड़ा था, लेकिन क्या हुआ, लोन इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर्स को ही देती है ये बैंक लोन। कॉर्पोरेट सेक्टर्स है ना, बड़े बड़े कंपनियां, तो उसमें वो नुकसान में गए, लोन रिपे नहीं हो पाया, इसलिए पैसा अटक गया। ठीक है, तो ब्लू चिप कंपनियों को ढूंढना है। अब टाटा वाले कंपनीज को ढूंढो, टाटा भी ईवी में एंटर कर चुका है, उसका शेयर खरीदो। कुछ कुछ शेयर अपने बस के बाहर के होते हैं। एमआरएफ मैं चाहता हूं खरीदना, लेकिन कौन डालेगा इतना पैसा? और वो भी एक शेयर, मान लो एक शेयर 5,000 से बढ़ा, तो 80,000 डाल के 5,000 से बढ़ाओ, किसने बोला है? छोटे छोटे शेयर्स ढूंढो अच्छे कंपनी के, उसमें इन्वेस्टमेंट करो। हाँ, लेकिन इस सब में ये नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि वो मतलब रोज का काम नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलते हैं, मेरे फ्रेंड लोग हैं कुछ, वो क्या करते हैं पूछा तो बोलते हैं कि ब्रोकर हूं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता हूं। किसका? मेरा खुद का। मतलब घर में बैठ के वो शेयर खरीदता है बेचता है, इतना ही करता है। ठीक है, कमाता होगा, आई डोंट नो, बट उसमें सर्टेनिटी नहीं है। आज आप लोगों को कुछ शेयर कमा के देंगे, मे बी ज्यादा टेम्पटेशन में आप लोग वो पैसे गवा भी दोगे। इट इज फुल सट्टा, व्हाइट कॉलर सट्टा है, देखो। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, फुल व्हाइट कॉलर सट्टा ही। क्या है इसमें? अंदाजा ही है ना सब सामने। क्या, हाँ, बस इसमें क्या है, एक थोड़ी श्योरिटी कौन सी है, अगर आप फाइनेंशियल्स वगैरह पढ़ाई करते हो, मैंने जोमेटो का पढ़ा था फाइनेंशियल्स, तो मुझे उसमें हेवी लॉसेस दिखे थे। एक लॉस मेकिंग कंपनी का प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है? समथिंग इज फिशी, राइट? तो मैंने बेच दिया 146 को। मुझे रियलाइज हुआ कि इससे ऊपर गया था वो, 148 तक समथिंग गया होगा, बट मैंने 146 आखिरी देखा और बेच दिया, और उसके बाद वो नीचे ही आया। दैट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, और वो नसीब का खेल है ऐसा मुझे लगता है। उस वक्त अगर मैं बिजी होता तो, और मैंने देखा नहीं होता, तो वो 120 पे आया था उसके बाद उसी दिन पे, मतलब 30 रुपए की गिरावट हुई थी लगभग। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस, मैं अगर उस दिन नहीं देखता ना मार्केट, तो वो नीचे आया होता, और उसके बाद मैंने उसको होल्ड करके रखा होता, अब 146 पे दिखता, लेकिन वो पैसे निकाल के मैं खर्च करके बैठा हूं। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलो, लेट्स गो अहेड। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, बट इसको स्टार मार्क लगाया। व्हाट इज दिस स्टार मार्क टेलिंग यू? According to section 53 of the Companies Act 2013, a company cannot issue shares at discount. Thus, any shares issued at discount shall be void. वो गलती से हुआ है, वो चेंज कर दो, यहाँ पे 80 लिख दो, 80। यानी फेस वैल्यू 100 रुपए का शेयर जब आप 80 रुपए में इशू कर सकते हो क्या? ये एक प्रकार से आप शेयर होल्डर को अट्रैक्ट कर रहे हो कि हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं शेयर्स, ले लो, खरीद लो, सस्ते में दे रहे हैं। अरे बेटा, ये क्योंकि कमोडिटी है क्या? मतलब मान लो मैंने जानबूझ के फेस वैल्यू 100 रुपए रखा और 80 में इशू किया, तो कंपनी को तो 80 पे ही फोकस करना है। तो कंपनीज एक्ट बोलता है ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, शेयर होल्डर को ल्यूअर नहीं कर सकते आप लोग, उसको उसके परचेस करने के लिए उसको कोई फायदा नहीं दिखा सकते हो। आमिष दाखवल्यासारखंच है ना। फेस वैल्यू 100 रुपए रख दो जानबूझ के, 10 रुपए रखनी चाहिए थी, बट 100 रुपए रख दो और बोलो कि 80 रुपए पे दे रहे हैं हम लोग। यानी लोगों को एक प्रकार से उल्लू बनाया आपने। हाँ, ये चलता है, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इश्यू करो, नो प्रॉब्लम। 100 रुपए का शेयर 120 में इश्यू करो, ये इनफैक्ट कंपनी के लिए रिस्की है।
ओवर प्राइस्ड है ऐसा बोल के कोई खरीदने के लिए ना भी बोल सकता है। बहुत सारे आईपीओ है जो ओवर प्राइस्ड होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे आईपीओ है जो ओवर प्राइस होते हैं। सर ये ओवर प्राइस है या कैसे पता चले, समझेगा धीरे धीरे, सीए बन रहे हो याद रखना। ये एक एडवांटेज होता है सीए होने का, हमें बहुत सारे टर्म्स के साथ फेमिलियर होते हैं हम लोग, तो हमें समझ में आता है मार्केट। हम जितना फास्ट अंडरस्टैंड करते हैं ना मार्केट वगैरह, उतना कोई फास्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। हाँ बस मन लगा के पढ़ना जरूरी है। एफएम स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अभी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते हो ना, वो आगे जाके बहुत काम आने वाला है, याद रखना। मन लगा के करो उसको, उसको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत करो, दिल से समझ लो उसको। अब दिल से समझना क्या होता है, समझ लो ना, टाइम अलग अलग एग्जांपल्स करके उसके ऊपर सोचते रहो कि क्या हो रहा है ये, प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट कैसे, डिस्काउंटिंग कैसे करना है, सब समझ में आना चाहिए। एन्युइटी मतलब क्या दिखना चाहिए ऐसे प्रॉपरली, कि हर महीने में पैसे भरता जाऊंगा तो कितने होंगे इसके, ठीक है। अरे जबरदस्त कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। अभी कोई मान लो कोई म्युच्युअल फंड या फिर कोई LIC वाला वगैरह इन्शुरन्स वाला स्कीम लेके आते ना, की तुम्ही आता महिन्याला एवढे भरा, मग तुम्ही 50 वर्षाचे झाले की तुम्हाला एवढे परत मिळतील। ऐसा कोई स्कीम लेके आया ना तो मैं एक्सेल शीट ओपन करता हूँ और उनका सब डेटा ले लेता हूँ, और मैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालता हूँ कि मुझे इन्वेस्टमेंट पे कितना परसेंटेज मिला। तो जितने भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो आपको बाद में वापस पैसे देते हैं, मैंने आज तक ऑब्जर्व किया वो 5 to 6% ही रिटर्न देते हैं। 30 साल इन्वेस्टमेंट करके कितना रिटर्न मिलता है, 5 to 6% ओनली। करना चाहिए क्या फिर, आंसर यूं ही वो भाग जाता है फिर उठ के। ये इंपॉर्टेंट है, मुझे कितना परसेंट मिल रहा है बेटा। 30 साल इन्वेस्टमेंट करके 5 to 6% रिटर्न ले रहे हो, मतलब आपको लूटा जा रहा है। और वही आप जो पैसा भरते हो ना प्रीमियम का, वही वो मार्केट में लेते हैं, लगाते हैं, साल का एक 20% निकालते हैं रिटर्न, एक साल का। एंड 30 साल ऐसे 20% से इमेजिन करो कितना मल्टीप्लाई करते होंगे, ठीक है। खैर बिजनेस इज बिजनेस, जान दो। मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए ना, सामने वाला प्रोडक्ट बेचने आ रहा है। कार भी खरीद रहा था तो पेट्रोल कार मुझे खरीदनी थी, सामने वाला डीलर आके बोल रहा था कि डीजल कार खरीदो, बहुत फायदेमंद होती है। मैंने उसको कैलकुलेशन करके दिखाया, एडवांटेजेस ऑफ बीइंग सीए, मैंने उसको प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाया एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट इज वेरी वेरी जबरदस्त कंसेप्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस, जो चाहे काम कर सकते हो उसमें। फिर उसने मुझे कभी डीजल कार लेने के लिए बताया नहीं। अरे कितना रनिंग है, कितने एक्स्ट्रा पैसा डाल रहा हूं मैं, सब कैलकुलेशन करके दिखाया उसको। ऐसे एग्जांपल से आपको सीए इंटर में कॉस्टिंग सब्जेक्ट में, तो नॉलेज है तो यूज करने में क्या प्रॉब्लम है। तो वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स दिस इज। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। When a company issues its securities at a price more than face value, it is said to be issue at a premium. Premium is what? Excess of issue price over face value of security. When shares are issued at a premium, the amount of premium may technically be called at any stage. यानी जो अभी आप ये एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हो यहाँ पे, कितने रुपए का, 20 रुपए का, ये कौन से इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हो? क्या ये एप्लीकेशन के वक्त मांगना सही है? हम इंस्टॉलमेंट में पैसे लेने वाले हैं ना दोस्तों। अभी 50 रुपए का शेयर है मान लो, या फिर यही एग्जांपल लेते हैं ना, 100 रुपए का शेयर है, 120 रुपए में हमें इशू करना है, तो हमें टोटल शेयर होल्डर के पास से कितने रुपए लेने हैं, 120। बोलो मैं एप्लीकेशन के वक्त कितने लूं? मान लो एप्लीकेशन के वक्त मैंने 40 रुपए ले लिए, अलॉटमेंट के वक्त 40 रुपीज, एंड फाइनल कॉल के वक्त 40 रुपीज, आगे क्या 120 रुपए। अब आपका प्रीमियम किसमें है, इसमें है, इसमें है, या इसमें है? अलॉटमेंट में। क्यों एप्लीकेशन में क्यों नहीं है? एप्लीकेशन में देयर इज अ चांस कि कुछ लोगों को रिजेक्ट करना पड़ सकता है, तो जिनको रिजेक्ट करना है उनसे प्रीमियम क्यों ले रहे हो, खाली पीली बैंक के ट्रांजेक्शन क्यों बढ़ा रहे हो? तो प्रीमियम हमें उन्हीं से लेना है जिनको हम शेयर्स देने वाले हैं। पहले बताएंगे जरूर, बाद में नहीं बता सकते, पहले से ही बताया है मैंने। 100 रुपए का शेयर 120 में इशू करूंगा, 120 में से आज आपको कितने देने हैं, 40, बट 40 में प्रीमियम जनरली नहीं होता है। जनरली आप मांगना है तो मांग लो, बट दैट इज अ स्टुपिडिटी। व्हाई? बिकॉज आप लोग उन लोगों से भी प्रीमियम मांग रहे हो
जो आपका, जिनको आप शेयर ही नहीं देना चाहते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन में केस, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या करेंगे हम लोग, रिजेक्ट कर देंगे कुछ एप्लीकेशंस, तो उनका प्रीमियम जैसे आया वैसे ही वापस जाएगा। तो क्यों ले रहे हो, मत दो, अलॉटमेंट के वक्त मांगो। मोस्टली प्रीमियम कहां पे होता है, रीजन मैंने बता दी, अलॉटमेंट में भी नहीं है। क्वेश्चन में बोला कि फर्स्ट कॉल में है, तो फर्स्ट कॉल में रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको देखना है कि प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट में है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग होगी। क्योंकि जब प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट आपको मिलता है तो आपको मिलेंगे कितने, 40 रुपए एक शेयर के, लेकिन उसमें से फेस वैल्यू के कितने हैं, 20, एंड प्रीमियम कितना है, 20। फेस वैल्यू इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट विच इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चर्चा करेंगे हम इसके ऊपर, ओके फाइन। When shares are issued at a premium, the premium is credited to a separate account called as securities premium account because it is not a part of share capital. ये share capital नहीं है, कंपनी बोलती है कि ये हमारा फायदा है, ये हम हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ये हमारा कैपिटल का पार्ट नहीं है। क्लियर है क्या? रादर इट रिप्रेजेंट्स गेन ऑफ ए कैपिटल नेचर ऑफ द कंपनी। इससे डिविडेंड भी नहीं बांटेंगे फ्यूचर में, ये शेयर होल्डर को कभी नहीं मिलेगा पैसा, ये कंपनी में इन्वेस्टेड रहेगा। आर यू गेटिंग इट? इसीलिए इसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट बोलते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ प्रॉफिट ऑफ ए कैपिटल नेचर, याद रखना। ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस आता है ना एंट्री मारने के बाद, वो हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस के शेड्यूल में दिखाना पड़ता है। अब ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का शेड्यूल क्या है, मैंने फॉर्मेट अभी तक आपको बैलेंस शीट का नहीं पढ़ाया, जब फॉर्मेट बनाएंगे तब मैं इसको जरूर डिस्कस करूंगा, चलेगा? जर्नल एंट्रीज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये आप फ्यूचर में कभी समय मिलेगा तो आराम से पढ़ लोगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते जर्नल एंट्रीज समझ लेते हैं, ठीक है फाइन। तो एक काम करिए, अपने नोट्स में आइए, सॉरी नोटबुक में आइए। हम लोगों ने लास्ट पॉइंट कौन सा लिखा था, वो अंडर राइटर का लिखा होगा ना? हाँ, अब अंडर राइटर के बाद लिखिए ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोरेटा allotment. Must read from पेज नंबर कौन सा है, देखो नोट्स का 163। मस्ट रीड फ्रॉम पेज नंबर 163 ऑफ क्लास नोट्स। मॉड्यूल में भी है ये पैराग्राफ से, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है? मैंने प्रेजेंटेशन बहुत ही शॉर्ट में किया है, टेबुलर प्रेजेंटेशन किया है, ठीक है? चलो उसके बाद दोस्तों जर्नल एंट्रीज, अगला हेडिंग लिखना है। मैं अभी ये चाहता हूं तो लिख के दे सकता हूं, बट ऑलरेडी वो शॉर्ट नोट्स में बनाया हुआ है तो वहां से ही पढ़ लो, ठीक है? जर्नल एंट्रीज, जाओ ना, जाओ। जर्नल एंट्रीज फॉर शेयर्स इन कैश, शेयर्स इशूड इन कैश। अब ये क्या चक्कर है, शेयर्स तो कैश में ही इशू होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर कोई एसेट खरीदना चाहते हैं तो भी शेयर्स इशू करके एसेट खरीद सकते हैं क्या? क्या मैं प्रोजेक्टर खरीद सकता हूँ बाय गिविंग देम ईपीएस शेयर्स? अगर हमारी कंपनी होती तो सामने वाला एग्री है शेयर्स रिसीव करने के लिए, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे होगी? प्रोजेक्टर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रोजेक्टर 1 लाख का, लेकिन जो शेयर्स दिए उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, तो 1 लाख पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूँ या 2 लाख पे? चर्चा करेंगे। तो शेयर्स इशूड फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश बाद में लास्ट में डिस्कस करना है, ठीक है? अभी हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? शेयर्स इशूड फॉर कैश, शेयर्स इशूड फॉर कैश। ये जर्नल एंट्रीज कहां पे लिखी हुई है मैंने सारी? पेज नंबर 165 पे, 164 पे, रेफर पेज नंबर 164। आज का होमवर्क है, ये सारे जर्नल एंट्रीज आपको पढ़ के आने। कैसे पढ़ने आपको समझाता हूं, ध्यान देना। एप्लीकेशन मनी मिलने पे
क्या एंट्री होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। अमाउंट क्या होगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऑन अलॉटमेंट देयर में बी 3 पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। डू यू गेट इट? अरे बच्चों बोलो। तो अलॉटमेंट की एंट्री मेरी लगभग 2 पेजेस में मैंने बांटी है। फुल सब्सक्रिप्शन या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो सारे के सारे शेयर देने हैं जितने एप्लीकेशंस मिले हैं। तो सिंपल है, अगर एट पार इशू करते हो तो अकाउंटिंग कैसे होगी, एंड अगर एट प्रीमियम इशू करते हो तो अकाउंटिंग कैसे होगी। प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ मिला तो अकाउंटिंग कैसे होगी, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मिला तो अकाउंटिंग कैसी होगी। लेकिन इसके कारण डरने की जरूरत नहीं है, सही वक्त सही क्वेश्चन में हम सही अकाउंटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम कंसेप्चुअली अकाउंट्स को पढ़ना चाहते हैं। ये जर्नल एंट्रीज सिर्फ आपको गाइड करेगी कि ऐसा करो, लेकिन हम लोग समझेंगे वहां पे जाके कि मुझे कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चों को एंट्रीज रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो गलत तरीका है। शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट की भी एंट्री दी है, बट क्या हम शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? नहीं। तो ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। आज तक ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया है, बिकॉज कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट करता है ना शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करने का। हाँ, बट डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, तो वहां पे हम उसकी अकाउंटिंग सीखने ही वाले हैं। वही अकाउंटिंग का कंसेप्ट आप यहाँ पे भी बाद में अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आप दिमाग को ज्यादा लोड मत दो, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में बस पैसा कितना वापस देना है वगैरह वगैरह वो एक्स्ट्रा आता है यहाँ पे, ठीक है। टाइम मिला तो आज जरूर पढ़िएगा, नहीं तो हम कल क्वेश्चन के माध्यम से इन एंट्रीज को समझ ही लेंगे, ठीक है। कल से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, एंड वंस आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन आई थिंक 2 दिन में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, 2 या मैक्सिमम 3 दिन, और फिर हम लोग अगले यूनिट पे जाएंगे, ठीक है, जो कि इशू ऑफ डिबेंचर्स होगा। उसके लिए 2 दिन काफी है, एंड उसके बाद वो बचे हुए 3 यूनिट्स, उसके लिए भी 2-2, 3-3 दिन ही लगता है, 3 दिन ऐसे लगेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। इस वीक में मेरे 2 लेक्चर्स हो नहीं पाए बिकॉज ऑफ माई सम पर्सनल रीजंस। मैं उस टाइम में क्लास नहीं ले पा रहा था दोपहर के टाइम में, बाकी आपने मुझे आते जाते देखा होगा, बट वो टाइम में मुझे घर में रहना जरूरी था। तो आई एम सॉरी कि कल आपको बैठ के रहना पड़ा, और कल मैंने मैसेज भी भेजना आई थिंक नए बैच में नहीं भेजा मैंने, तो उसके कारण भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुआ होगा। तो ऐसा मोस्टली नहीं होता है मेरी ओर से, क्योंकि मेरा टाइम बीच में अभी तो मुझे क्लास को छुट्टी देना अलाउड नहीं है, बट क्या है अनअवॉइडेबल ही रीजन था, तो मैंने वो सोचा कि आप यहाँ पे पढ़ाई करते बैठो। एक दिन सर को एडजस्ट करना पॉसिबल था इसलिए एडजस्ट करा, कल सर को भी एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं था टाइम, इसलिए कल आपको बैठ के रहना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। इवनिंग को भी एक लेक्चर होता है ना, तो आपको जो कुछ भी इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए रियली सॉरी। कल हमारा क्लास है रेगुलर टाइम पे, ठीक है। चलो मिलते हैं।